सो हेलो एंड वेलकम बैक एनआईएसएम के लेक्चर 11 में जो है फंडामेंटल्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। जी हाँ, किस तरह रिस्क एंड रिटर्न मार्केट में काम करता है ये आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे। सो ऑलरेडी मैंने पहले के 10 चैप्टर्स को इन डिटेल डाल दिया, तो उस वीडियोस को प्लीज देख लेना और उसके बाद ये वाली वीडियो पे शुरू करना, क्योंकि अगर डायरेक्टली ये वीडियो पे जंप कर रहे हो सो समझ तो आ जाएगी चीजें, लेकिन अगर आप पहले से देखते आ रहे हो तो बीच में एक आधी वीडियो भी मिस मत करो। प्रॉपर लाइव में देखोगे तो कैसा एग्जाम जो आपका है एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का जो एग्जाम होगा वो क्लियर करने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी जाएगी। सो ये वीडियो को एंड तक देख लेना। वीडियो देखने के बाद जो भी डाउट है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो वीडियो को एंड तक देखो और देखने के बाद पसंद आ जाए तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। तो ये लेक्चर से हम क्या सीखने वाले, जो मेन क्राइटेरिया जो मेन चीज हम सीखने वाले वो क्या है। एक आपको मिल जाएगी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिस्क के रिस्क कौन से होते हैं। आप जब इन्वेस्ट करोगे, कोई क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट करोगे या फिर खुद का पैसा भी इन्वेस्ट करोगे प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, तो भी क्या वो रिस्क के जो इन्वॉल्व होंगे। अगर रिस्क है तो फिर वो रिस्क को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, रिटर्न्स जो है कितने बनने वाले, उनको अलग अलग बेस से कैलकुलेट करने का क्या वो तरीका है। फिर उसके बाद मार्केट वॉलेटिलिटी क्या होगी, बिहेवियरल बायसेस क्या होंगे, ऐसे कौन से डिसीजन है जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि ये रॉन्ग है या ये राइट है या फिर क्या होना चाहिए, क्या सही चीज है। और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हम इन डिटेल देखेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहला आज जो कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होती है। कोई भी चीज, कोई भी एसेट, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज जहाँ पे आप पैसा लगाते हो और जिसपे आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। कॉमन एग्जांपल्स क्या है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड या रियल एस्टेट। यहाँ पे कोई भी बंदा पैसा क्यों लगाता है, ताकि फ्यूचर में वो पैसा ग्रो हो। ग्रो, क्योंकि कोई भी पैसा आदमी कहाँ पे भी अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका बेसिक पर्पस क्या है, टू ग्रो द मनी। तो अगर उसका पैसा ग्रो होने वाला है तभी वो वहां पे इन्वेस्ट करेगा। सो व्हाट इज इन्वेस्टिंग, व्हेन यू पुट योर मनी समवेयर with the hope of multiplying it or with the hope of growing that money in the future is known as investing। सिंपल आंसर है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि वो पर्टिकुलर चीज, वो पर्टिकुलर पैसा जब आपने लगाया और जब वो थोड़े सालों बाद ग्रो हुआ या फिर थोड़े सालों बाद लॉस में चला गया, जो भी है, तो उस पर आपका नेट गेन या फिर नेट लॉस कितना हुआ है, दैट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल हिसाब है, 100 रुपए की चीज ली, 120 में बेच दी, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो कितना परसेंट कमाया, 20% कमाया। सो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। सो ये ज्यादा कोई बड़े कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक ये वीडियोस को देख रहे हो, ये लेक्चर सीरीज को देख रहे हो, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट्स। और जो पीपीटी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स है वो मैंने इंडियन कंपनीज के हिसाब से लिखे, तो आपको रिलेट करने में और अंडरस्टैंड करने में एकदम इजी जाने वाला है। तो भी कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के तरीके कौन से होते हैं। तो रिटर्न्स देखो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल रिटर्न, एक होता है एनुअलाइज्ड रिटर्न यानी एक साल में कितना रिटर्न कमाया, और एक होता है कंपाउंडेड रिटर्न्स। ये जो कंपाउंडेड रिटर्न्स है यही मार्केट की वेल्थ को दर्शाता है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग किस तरह वर्क करता है। ये कंपाउंडिंग जो वर्क करने का सिस्टम है किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि पहले साल 100 रुपए पे 20% कमाया तो 20 रुपए कमाया, फिर अगले साल भी 100 रुपए पे 20% कमाया, फिर 20 रुपए कमाया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, यानी 100 रुपए पे 20% कमाया तो 120 रुपए हो गए, 120 रुपए पे अगले साल 20% कमाया, फिर जो अमाउंट आती है उस पर 20% कमाया। ऐसे कर करके जब कंपाउंडिंग होते जाती है तो वही आपका कंपाउंडेड रिटर्न्स होते हैं। सिंपल रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, एकदम सिंपल, कि एंड प्राइस क्या होगी, उसमें से स्टार्ट प्राइस को निकाल दो, डिविडेंड को ऐड करो, डिवाइड बाय अगर स्टार्ट प्राइस करते हो इंटू 100 करोगे तो आपका सिंपल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। एकदम इजी एग्जांपल मैंने दिया है कि अगर इन्फोसिस का शेयर किसी ने 1500 रुपए पे खरीदा और वो 1800 पे हो गया, अब उसको बेचना है, और इन्फोसिस ने वो पर्टिकुलर टाइम पे, जब तक उसने इन्वेस्ट किया था वो पर्टिकुलर टाइम में 50 रुपए का डिविडेंड भी दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1800 में से 1500 गया तो 300 बचा, उसमें 50 रुपए डिविडेंड ऐड कर दिया, 350 हो गया, डिवाइड बाय 1500 करके इंटू 100 करोगे, सो आंसर आ जाएगा 23.3%। यानी कि ये इसका सिंपल रिटर्न है, इतना पैसा इसने कमाया। फिर सिंपल इंटरेस्ट के बाद अगला कंसेप्ट है सीएजीआर का, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का, कंपाउंडेड रिटर्न्स का। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टार्ट वैल्यू रेस टू 1 बाय ईयर्स, ईयर्स का मतलब है n, 1 बाय n माइनस 1। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है वो कितने से बढ़ा, 500 रुपए से 1200 हो गया 5 साल में, यानी 700 रुपए का प्रॉफिट आपने कमाया। लेकिन हर साल ये जो 5 सालों में हर साल ये स्टॉक का सीएजीआर क्या है, क्योंकि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे ना, सो यू शुड बी लुकिंग एट द सीएजीआर। नाउ सीएजीआर इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। पहले की वीडियोस में बहुत बात की है इस पे, तो भी एक रफ आइडिया दे देता हूँ। सीएजीआर का मतलब इतना ही है कि आप अगर कोई पैसा आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो हर साल कितने परसेंट से ग्रो होगा, दैट इज सीएजीआर। समझो 20% का सीएजीआर है, 100 रुपए इन्वेस्ट किए, उस पर 20% मिलेगा तो 120 रुपए हो जाएंगे।
फिर अगले साल 120 पे 20% मिलेगा। फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो दिस इज कंपाउंडेड रिटर्न्स, दिस इज CAGR। अब CAGR पे ऑलरेडी एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, जहाँ पे उसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे किस तरह होता है वो इन डिटेल बताया हो। तो ये वाली वीडियो को देख लेना अगर आप चाहो तो, क्योंकि CAGR को समझ लेना एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपको बहुत ही ज्यादा फायदे में होने वाला है। तो यहाँ पे HDFC बैंक का मैंने एग्जांपल लिया है। तो 1200 में बेचा, 500 में खरीदा था, तो एंड वैल्यू 1200 हो गई, स्टार्ट वैल्यू 500 हो गई। रेस टू 1/n यानी 1/ईयर्स, तो ईयर्स कितने 5 ईयर्स, 1/5 -1। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे, और यहाँ पे इंटू 100 भी करना होगा, क्योंकि कभी भी कोई आंसर अगर परसेंटेज में चाहिए तो वहाँ पे इंटू 100 करना होता है। तो यहाँ पे 19.87% आएगा, यानी 500 रुपए का खरीदा हुआ रिलायंस का स्टॉक जब 1200 का हो गया और ये 5 साल में हुआ, यानी हर साल ये स्टॉक लगभग 9.87% से ग्रो हुआ है। दिस इज व्हाट CAGR मीन। अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जो है रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, कि आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें क्या टाइप के रिस्क आपको फेस करने पड़ेंगे उसके बारे में बात की है। तो पहला ये जो रिस्क है वो आता है इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क का मतलब है इट लूजेस द परचेसिंग पावर ओवर टाइम। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले व्हाट डज इन्फ्लेशन मीन। आज अगर मैं चीज जो 100 रुपए में खरीद पा रहा हूँ और इंडिया में महंगाई 6% से ग्रो हो रही है, अगले साल वही चीज खरीदने को मुझे 106 रुपए लगेंगे। उसके अगले साल 106 का 6% एक्स्ट्रा मुझे लगने वाला है, यानी लगभग अगर देखोगे तो मुझे 113 114 रुपए लगेंगे। उसके अगले साल देखोगे तो मुझे समझो लग जाएंगे 120 या 122 रुपए। तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, यानी आज मेरे जो 100 रुपए की वैल्यू है वो अगले साल 100 रुपए की नहीं रहेगी। आज जो चीज मैं 100 रुपए में कर पा रहा हूँ, अगले साल वही चीज करने के लिए मुझे 106 रुपए लगेंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 6% से ग्रो हो रहा है। ये ऑन एन एवरेज है, हो सकता है इन्फ्लेशन 8% से ग्रो हो रहा हो, तो आज जो 100 रुपए की चीज है वो अगले साल 108 रुपए की मिलेगी। तो इन्फ्लेशन रिस्क आता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, इसका रिस्क का मतलब अपने इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है। ये समझो मैं कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो मुझे साल में केवल 5% ही दे रहा है, और मेरे देश का जो इन्फ्लेशन है 6% से ग्रो हो रहा है। भले ही आपका जो पैसा है वो आज से 1 साल बाद 5% अप तो हो जाएगा, लेकिन वो पैसा तो भी नेगेटिव में ही है। भले पॉजिटिव प्रॉफिट दिखेगा, बट दैट प्रॉफिट इज स्टिल इन नेगेटिव। कैसे? समझो एग्जांपल की मदद से चलते हैं। आज आपने एक जगह 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर आपको 5% मिलने वाला है साल के एंड में। तो 1000 रुपए पे 5% मिलेगा, यानी साल के एंड में कितना 50 रुपए आपको मिल जाएंगे, बराबर। जो आपके देश का इन्फ्लेशन है वो तो 6% से ग्रो हो रहा है। तो आज जो चीज आपने 1000 रुपए में खरीदी है, अगले साल वो चीज खरीदने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे, 1060। लेकिन आपकी जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ हुई है वो तो 5% से हुई है। आज से 1 साल बाद 1000 रुपए की वैल्यू, जो आज 1000 रुपए की वैल्यू है, वो चीज खरीदने के लिए आपको 1060 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आपके पास तो 1050 रुपए ही होंगे, क्योंकि आपने 1000 रुपए को 5% से इन्वेस्ट किया था। सो इनडायरेक्टली आपका पैसा तो ग्रो हुआ है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप जो चीज 1000 में खरीद पा रहे थे, आज वो चीज खरीदने के लिए आपको 1060 रुपए खर्चा करने हैं। 6% से इन्फ्लेशन ग्रो हुआ, आपने रिटर्न कमाया 5%, यानी 1% का फर्क अभी भी है, और आप 1% पीछे हो। तो भले ही आपका पैसा ऑन पेपर प्रॉफिटेबल हुआ है, बट रियल टाइम्स में उसकी वैल्यू तब हो चुकी है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हो, कोई भी नॉर्मल लेवल पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, सो एटलीस्ट योर इन्वेस्टमेंट शुड बी बीटिंग द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री, ताकि जो परचेजिंग पावर है वो मनी में रहे, वो पैसों से आप आज जो चीज कर रहे हो आज से कुछ सालों बाद वो चीज कर सको। इसलिए लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में और इक्विटी स्टॉक्स में पैसा क्यों डालते हैं, क्योंकि 5 साल के ऑन एन एवरेज बेसिस पे देखोगे ना, तो 12 से 13% से इक्विटीज ग्रो होती है, जबकि देश का इन्फ्लेशन 6% से ग्रो हो रहा है। तो नेट नेट घर में लोग 6 से 7 8% कमाकर लेकर जाते हैं, विच इज वेरी गुड। इसलिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना क्यों बोला जाता है, क्योंकि हो सकता है एक आधा 2 साल खराब जाए, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म होराइजन देखोगे तो डेफिनेटली इक्विटीज हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छा खासा रिटर्न बना के देती है। यही इन्फ्लेशन रिस्क होता है। फिर इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क तो देखो ज्यादा काम में आता है जो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि डेट फंड्स क्या है, डेट फंड्स होते क्या है, मैंने पहले के लेक्चर में डिस्कस किए कि समझो एक डिवेंचर है, ₹1,00,000 का मैंने खरीदा, वो मेरे को 5 साल तक 10% देने वाला है। यानी हर साल के एंड में मुझे 10,000 रुपए वो दे देगा, क्योंकि 10% का डिवेंचर है, और जैसे ही 5 साल खत्म हो जाएंगे तो मुझे 1,00,000 रुपए भी वापस कर देगा। दिस इज हाउ डिवेंचर्स वर्क। डिटेल में मैंने पहले की वीडियोस में बात कर चुका हूँ। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होती है, अगर देश का इंटरेस्ट रेट थोड़ा भी हिला तो बॉन्ड प्राइसेस की जो जो बॉन्ड की प्राइस है वो हिल जाएगी, और एज अ डेट इन्वेस्टर आपको नुकसान हो सकता है। अब ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा एकदम कोर फाइनेंस वाला है, थोड़ा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में ये कंसेप्ट आता है। तो अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा कि ये किस तरह होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें, ड्यूरेशन आ जाता है, कॉन्वेक्सिटी आ जाती है, ऐसे बहुत सारे यील्ड कर्व्स आ जाते हैं। तो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे,
पर इंटरेस्ट रेट रिस्क हमेशा बॉन्ड होल्डर्स जो है, जो बॉन्ड में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो गया सो बॉन्ड का वैल्यूएशन हिल जाता है, जिसकी वजह से नेट नेट देखोगे तो इन्वेस्टर को नुकसान हो जाता है। सो ये जब आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करने जाओगे ना, तो उसके रिगार्डिंग एकदम डिटेल में इसको स्टडी करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बिजनेस रिस्क आ जाता है, जो पर्टिकुलर बिजनेस से रिगार्डिंग होता है। इसको इकोनॉमी से लेन देन नहीं है, पर्टिकुलर बिजनेस से लेन देन है। जैसे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई इसमें वो बिजनेस अभी उससे को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, और जिसको बाकी लोग सब अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर बिजनेस को नहीं अडेप्ट कर पा रहा है, तो ऐसे केस में बिजनेस रिस्क है। फिर मार्केट रिस्क आ जाती है, यानी कि ऐसी चीज हो गई मार्केट के अंदर, जैसे कोविड आ गया, जैसे अभी ट्रम्प के टैरिफ वॉर चल रहे, तो ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से स्टॉक गिरेगा। तो ये तो मार्केट रिस्क और बिजनेस रिस्क तो चलते रहता है। बिजनेस रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन वेरियस स्टॉक्स, और ये अनसिस्टमेटिक रिस्क में आता है। लेकिन जो मार्केट रिस्क है, इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी से अच्छी कंपनी भी कोविड के टाइम पे तो गिर चुकी थी, क्योंकि लोगों में डर था, मार्केट रिस्क था। सो मार्केट रिस्क कम्स अंडर सिस्टमैटिक रिस्क विच यू कैन नॉट डाइवर्सिफाई। तो मार्केट रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं हो सकती, भले आपने 25 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, लेकिन जब ओवरऑल मार्केट गिरेगी, वर्ल्ड की इकोनॉमी गिरेगी, देश की इकोनॉमी गिरेगी, तो हर एक स्टॉक तो गिरेगा, तो अच्छी से अच्छी कंपनी भी गिरेगी, उसमें डाइवर्सिफाई करके कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब बिजनेस रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हो, समझो आपने टाटा को भी खरीदा है, अडानी को भी खरीदा है, विप्रो भी खरीदा है, टीसीएस भी खरीदा है, इन्फोसिस भी खरीदा है। आप अडानी के तो बहुत सारे बीच में, जब हिंडनबर्ग जब तक था तब तक अडानी के तो बहुत बार बैड न्यूज की वजह से अडानी के स्टॉक्स बहुत बेकार क्रैश होते थे। तो अगर अडानी का स्टॉक क्रैश हो गया, तो बाकी के जो स्टॉक्स है वो उसको एवरेज आउट कर लेते थे। तो डाइवर्सिफिकेशन, जब बिजनेस रिस्क में डाइवर्सिफिकेशन करके चलोगे, सो डेफिनेटली बेनिफिट होता ही है। फिर करेंसी रिस्क आ जाता है, जैसे देश की अगर करेंसी गिर रही है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। क्रेडिट रिस्क आ जाता है, यानी आपने कोई कंपनी के डेट में इन्वेस्ट किया है, तो वो कंपनी आपको पे बैक करेगी या फिर नहीं करेगी। समझो 10% आपको 1 लाख रुपए पे 5 साल तक दिया, और 5 साल बाद जब लाख रुपए लेने की बारी आई, तो कंपनी चली गई, डूब गई, वो डेट इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, वो कंपनी जो थी वो भाग गई। तो भले आपने 50,000 कमाया, लेकिन जब मुद्दल लेने की बारी आई, तब वो कंपनी मुद्दल लेके भाग गई, तो नेट नेट तो 50,000 का लॉस ही हुआ ना। सो ये क्रेडिट रिस्क में आता है। फिर लिक्विडिटी रिस्क आता है। लिक्विडिटी रिस्क यानी कि आपने कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर लिया है, लेकिन वो एसेट अभी बेच ही नहीं पा रहे हो। भले रियल एस्टेट में बहुत जगह होता है ये, कहाँ पे घर ले लिया, आज से बहुत साल पहले 50 लाख रुपए का लिया था, आज के दिन में उसकी मार्केट वैल्यू 80 लाख रुपए है, आपको 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो घर कोई खरीद ही नहीं रहा है। आप वो घर को जब बेचने जा रहे हो, तो देर आर नो बायर्स। आपको मार्केट में भाव, उसकी मार्केट वैल्यू 80 लाख है, लेकिन कोई लेना भी तो चाहिए, तो पैसा फंसा हुआ है। तो ये लिक्विडिटी रिस्क होती है। ऐसे कितने स्टॉक होते हैं जब आप खरीद लो और उसके बाद उसमें लग जाता है लोअर सर्किट, यानी कि बेचने के लिए 1000 लोग हैं, खरीदने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे केस में लिक्विडिटी रिस्क आ जाता है। इसलिए अगर आप कोई भी ऐसे हरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो संभल के करना, उसमें देखना कि उसमें लिक्विडिटी है कि नहीं, कैश फ्लोज है कि नहीं। कि आज अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट, अपना स्टॉक बेचने जाओ, तो वो बिकना भी तो चाहिए। तो ऐसे और कुछ टाइप के रिस्क है, जैसे कॉल रिस्क आता है। अब ये कॉल रिस्क, पुट रिस्क, ये सब आता है बॉन्ड्स के अंदर। कॉलेबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड का टाइप है। जैसे कॉलेबल बॉन्ड का मतलब क्या है, अब बॉन्ड के फीचर्स क्या होते हैं। बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो हर साल आपको बॉन्ड का जो रिटर्न है वो मिल जाएगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल, लाख रुपए बॉन्ड में इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, और 10% का बॉन्ड है, तो हर साल आपको 10-10 हजार रुपए मिलेंगे, और जब 5 साल हो जाएंगे तो लाख रुपए वापस मिल जाएगा। अब कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है, भले ही 5 साल बाद आपको पैसा मिलने वाला है, तो कॉलेबल बॉन्ड में कंपनी जो डेट इशू करता है ना, जो कंपनी डेट इशू करती है और आपसे पैसा उठाती है, और आपको 10% हर महीना देती है, हर साल देती है, सॉरी 10% हर साल, 10% हर साल देती है। वो जो कंपनी है जिसने डेट इशू किया है, बीच में ये डेट को कॉल कर सकती है, वो एक क्लॉज रहता है। कॉलेबल बॉन्ड का फीचर ही वो है। समझो 2 साल तक इसने 10-10% दिया, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट हिल चुका है, और यही बॉन्ड अगर कंपनी 8% पे भी दे सकती है, तो आपको कंपनी क्यों ही 10% देगी, तो आपसे वो बॉन्ड कॉल कर लिया जाएगा। इतना याद रखो कि कॉलेबल बॉन्ड इसको बोलते, कॉल कर लिया कंपनी ने, और पुटेबल बोलते हैं इसको। बॉन्ड को कॉल कौन करता है, जिसने डेट को इशू किया है, यानी कि कंपनी। ऐसे ही पुटेबल बॉन्ड भी आता है। पुटेबल बॉन्ड का मतलब है कि समझो आपने कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, जब वो बॉन्ड आपको 8% दे रहा था, अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो आपको सेम कंपनी में भी 10% का बॉन्ड मिल रहा है। तो अगर ऐसे केस में आपका पुटेबल बॉन्ड है ना, तो आप उस 8% वाले बॉन्ड को एज अ डेट होल्डर, आपने डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, कंपनी से 8% ले रहे हो, तो अगर वही कंपनी आप 10% दे रही है, तो आप 8% वाले बॉन्ड को पुट कर दोगे और 10% वाले बॉन्ड को ले लोगे। तो ये होता है कॉलेबल बॉन्ड और पोर्टेबल बॉन्ड। लेकिन इसमें भी बहुत सारे वेरियस रिस्क एसोसिएटेड है, जो आप जब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पढ़ोगे ना इन डिटेल, तो आपको समझ जाएगा।
स्टार्टिंग में इतना डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ, तो भी मैंने बहुत ब्रीफ दे दिया आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आपके सब सर के ऊपर से जाने वाले। फिर ऐसा री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है कि आपने जो परसेंट पे पहले इन्वेस्ट किया था पैसा, अब अगली बार जब इन्वेस्ट करने जाओगे तो वो सेम परसेंट पे नहीं मिलेगा, थोड़े हायर परसेंटेज पे मिलेगा या लोअर परसेंटेज पे मिलेगा, तो वहां पे भी एक रिस्क आ जाता है। ये सब कंसेप्ट है ना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से ज्यादा रिलेटेड है। इक्विटी में भी ये सब कंसेप्ट आते हैं, लेकिन इनका रिलेवेंस ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे, क्योंकि इक्विटी में देखो स्काई इज द लिमिट, आपको जो पैसा है वो अनलिमिटेड भी ग्रो हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ का तो कोई अपसाइड तो अनलिमिटेड है, कंपनी चाहे उतना ग्रो हो सकती है। डेट में आपको मिल मिल के जो फिक्स रिटर्न है वही मिलेगा, लेकिन कंफर्मेशन रहता है, गारंटी रहती है, सिक्योरिटी रहती है कि मिलेगा। बशर्ते मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने कोई अच्छे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हो, जैसे जिसका रेटिंग ट्रिपल ए या फिर डबल ए। अगर कोई फालतू नल्ले से बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो वहां पे पैसे डूबते ही है। फिर ऐसे और टाइप के रिस्क है, जैसे पॉलिटिकल रिस्क है, जैसे देश की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, जैसे जिम्बाब्वे, इनकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो ऐसे देश में कोई भी कंपनी में पैसा थोड़ी लगाओगे, तो पॉलिटिकल रिस्क आता है। कंट्री रिस्क आ जाता है, इकोनॉमी इनस्टेबल इकोनॉमी, कभी इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कोई साल में इनकी जीडीपी 10% से ग्रो हो जाएगी, तो कोई साल में इनकी जीडीपी नेगेटिव चली जाएगी। तो ऐसे इन जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है ना, ऐसी इकोनॉमी में पैसा नहीं डालना चाहिए। अब इंडिया की इकोनॉमी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है, क्योंकि डिस्पाइट हैविंग सच अ बिग पॉपुलेशन की इकोनॉमी हर साल अच्छे जीडीपी रेट से ग्रो होती है, तो दैट इज वेरी गुड। और फिर सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क आता है। सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक पहले ही मैंने आपको बता दिया। सिस्टमेटिक रिस्क मार्केट वाइड रिस्क होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क एक कंपनी के स्पेसिफिक होता है। सिस्टमेटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा क्राइसिस आएगा तो सारी कंपनीज डूबेगी, भले कंपनी अच्छी हो या बुरी हो, पैसा तो डूब नीचे जाएगा, डूबेगा नहीं नीचे जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है तो 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया तो एक दो कंपनीज में कोई लोचे की वजह से वो कंपनी नीचे जाएगी, लेकिन बाकी की कंपनीज तो पॉजिटिव ही रहेगी। दिस इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। फिर अगला कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ मार्केट रिस्क, दैट इज बीटा। अब बीटा पे ऑलरेडी मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, तो भी एक ब्रीफ आपको दे देता हूँ। बीटा स्टॉक की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, ये एक साइंटिफिक मेजर है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिससे बीटा का कैलकुलेशन होता है। और बीटा का मतलब क्या है? इट मेजर्स द स्टॉक्स वॉलेटिलिटी। तो कोई स्टॉक का बीटा अगर समझो 1 का है, इसका मतलब है कि अगर इंडेक्स 1% से ग्रो होगा ना, तो आपका स्टॉक 1% से ग्रो होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्टॉक की वॉलेटिलिटी कंपेयर की जाती है मार्केट इंडेक्स से, मार्केट बेंचमार्क। और इंडिया के अंदर कौन से मार्केट बेंचमार्क है? 2 ही है, एक निफ्टी 50, एक सेंसेक्स, बीएससी सेंसेक्स। तो समझो आपके स्टॉक का अगर बीटा 1.2 का है, इसका मतलब है कि अगर इंडेक्स 10% ग्रो होगा ना, तो आपका स्टॉक 12% ग्रो होगा। तो ये तो अच्छी चीज है, लेकिन हाई बीटा स्टॉक्स का एक इशू ये है, अगर इंडेक्स जब 10% से गिरेगा ना, तो आपका स्टॉक भी 12% से गिरेगा। तो अगर अपसाइड में पोटेंशियल है, अपसाइड में अच्छा खासा आपको विनिंग्स मिल रही है, तो डाउन साइड में भी उतना एक्स्ट्रा लॉस झेलने की तैयारी रखनी होती है इन हाई बीटा स्टॉक्स। लेकिन हाई बीटा स्टॉक्स ग्रोइंग स्टॉक्स होते हैं, तो इसका भी बेनिफिट है। वहीं पर लो बीटा स्टॉक्स आते हैं। लो बीटा स्टॉक्स में बेनिफिट ये है कि मार्केट अगर गिरने वाली है, तो मार्केट अगर 10% से गिरेगी और आपके स्टॉक का बीटा 0.8 का है, तो आपका स्टॉक 8% से गिरेगा। लेकिन जब मार्केट बढ़ती है, अप ट्रेंड में जाती है, तो मार्केट अगर 10% से ग्रो होगी, तो आपका जो स्टॉक है वो 8% से ग्रो होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट बीटा। मार्केट बीटा मेजर्स द वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक एज कंपेयर टू द बेंचमार्क्स। बेंचमार्क्स यानी इंडिया के अंदर स्टॉक इंडेक्स जो है निफ्टी 50 और बीएससी सेंसेक्स। फिर अगला कंसेप्ट है सेंसिटिविटी एनालिसिस टू असम्पशंस। इन्वेस्टमेंट रिस्क का कैलकुलेशन करने के लिए ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मेथड है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोस को आप इमेजिन करोगे और उससे आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखोगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इंडियन ऑयल का बिजनेस जो है, वो पूरा ऑयल का बिजनेस है, तेल का बिजनेस है। अब तेल किससे बनता है? कच्चे तेल से। कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल। तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो इंडियन ऑयल के प्रॉफिट्स में फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अगर खरीदेंगे महंगा और बेचेंगे वही भाव पे, तो जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएंगे। सो इफ क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है, क्रूड ऑयल प्राइस राइजेस, देन इंडियन ऑयल के प्रॉफिट्स ड्रॉप हो जाएंगे, प्रॉफिट गिर जाएंगे। ये दोनों में इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि सीधी बात है ना, मैं 100 रुपए में चीज बेच रहा हूँ और मैं पहले उसको 50 रुपए में खरीद रहा था, तो 50 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा था। लेकिन अब वो 50 रुपए में जो मैं खरीद रहा हूँ, वो मैं 80 रुपए में खरीदना शुरू कर दिया और बेच तो मैं 100 रुपए में रहा हूँ। तो मुझे जो पहले 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब हो रहा है केवल 20 रुपए का। सो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। सो यही है सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि कोई भी बिजनेस स्पेसिफिक, अगर आप कोई पर्टिकुलर डोमेन में बिजनेस को स्टडी कर रहे हो, तो वो बिजनेस क्या करता है, उसका काम क्या है, उसके रॉ मटेरियल्स क्या है, को स्टडी करके उनके प्राइसेस के बेस पे आपके प्रॉफिट, आपकी कंपनी के प्रॉफिट किस तरह चेंज हो सकते हैं, ये जब आप चीज करते हो,
तो इसको बोला जाता है सेंसिटिविटी एनालिसिस टू एजम्पशंस, यानी एजम्पशन को यूज करके आप एनालाइज कर रहे हो कि इसका आउटकम क्या होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। जैसे मैंने पिछले सेशन में बात की कि किस तरह वैल्यूएशन करके आप पता लगा सकते हो कि कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लेना, एकदम डिटेल में बताया है। समझो कोई स्टॉक की जो बुक वैल्यू है, जो उसकी रियल वैल्यू है वो 100 रुपए, लेकिन एट प्रेजेंट वो स्टॉक आपको मार्केट में 70 रुपए पे मिल रहा है। जब भी उसकी बुक वैल्यू से अगर स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस जो कम है, इसका मतलब है स्टॉक है अंडर वैल्यूड। तो आपको पता है अगर मैं 70 पे इन्वेस्ट करूंगा तो ये आने वाले टाइम में 100 रुपए में तो बेशक जाएगा, क्योंकि आपकी एनालिसिस ये बोलती है। तो आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपने इन्वेस्ट किया यूजिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एनालिसिस, कि एक 100 रुपए की चीज आपको 70 में मिल रही है और आपने आपकी एनालाइज की अंडर वैल्यूड है, ये डिसाइड किया, ये एनालाइज करके कंक्लूजन बनाया और फिर उसमें इन्वेस्ट किया, तो वो 100 रुपए तक तो जाएगा, ये बात तो पक्की है। फिर दिस इज हाउ इट वर्क्स। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट होता है कि आपने कोई रिस्क लिया ही नहीं। 100 रुपए की चीज है, आपके एनालिसिस बोलता है कि इसका दाम तो 100 रुपए होना चाहिए, इसकी बुक वैल्यू 100 रुपए, और ये अगर आपको सस्ते में मिल रहा है तो स्टॉक को उठाया, वो फ्यूचर में जब 100 रुपए का हुआ तो बेच दिया। हो सकता है ना भी बेचो, वो टाइम पे उसकी बुक वैल्यू फिर चेंज हो गई हो, मालूम पड़ा जो 100 रुपए की बुक वैल्यू थी अब वो 180 रुपए की हो गई है, और 70 में खरीदा हुआ स्टॉक है तो आप अब 180 तक रुक सकते हो। तो बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे ही वर्क करता है। अब इसको भी स्टडी करने के डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स है, जो जैसे जैसे आप आपकी फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में आगे जाओगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे। अब अगला कंसेप्ट है कैलकुलेटिंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। अब इसमें 3 टाइप के रिटर्न्स आते हैं, जो है जेनसेन अल्फा, शार्प रेशो और ट्रेनर रेशो। ये तीनों चीजों का जो रेलेवेंस है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में तो है ही, लेकिन म्यूचुअल फंड में ये तीनों का बहुत ज्यादा यूसेज आता है। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड का जाके ऑनलाइन सर्च करोगे ना कि उसका जेनसेन अल्फा कितना है, शार्प रेशो कितना है, ट्रेनर रेशो कितना है, तो आपको पूरा डेटा एकदम इजीली मिल जाएगा, जिसको आपको स्टडी करके खुद का एनालिसिस बनाने आना चाहिए। So now what is Jensen's alpha? It measures how much a portfolio manager's active management strategies have added value or subtracted value compared to what would have been expected based on market risk. जेनसन अल्फा का मतलब यही है कि आप अगर समझो कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो म्यूचुअल फंड में जब आपने इन्वेस्ट किया है तो उसको कोई तो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। हर एक म्यूचुअल फंड का कोई फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसों को मैनेज करता है। तो आपके फंड मैनेजर की इंडिविजुअल स्किल जो है उसको उस बंदे ने यूज करके मार्केट के मुताबिक कितने एक्स्ट्रा रिटर्न कमा कर दिए, दैट इज जेनसेन अल्फा। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म है लेकिन समझना एकदम इजी है। क्या होगा, समझो फॉर एन एग्जांपल साल 2024 में निफ्टी 10% से ग्रो हुआ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ओके। और मैं एक मेरी XYZ कंपनी है, मेरी समझो मोहित लांबा म्यूचुअल फंड्स करके कंपनी है, उसका मैं फंड मैनेजर हूँ। अब मैंने मेरे पोर्टफोलियो पे फंड्स को मैनेज किया, मार्केट 10% से ग्रो हुआ ना, मैंने मेरे फंड को ग्रो किया बाय 20%, तो यहाँ पे मेरा जेनसेन अल्फा हो गया पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट 10% से ग्रो हुआ और मैंने मेरी फंड मैनेजिंग वाली स्किल्स को यूज करके कंटिन्यूस बाइंग एंड सेलिंग करके कितना पैसा जनरेट करके दिया, 20% का रिटर्न। तो 10% से तो 20% ज्यादा है, यानी मेरा जो जेनसेन अल्फा है वो पॉजिटिव है। तो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड का जेनसेन अल्फा पॉजिटिव है तो लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छी ग्रोथ करके देगा। का मतलब ये है कि वो फंड को जो मैनेजर मैनेज कर रहा है वो बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, वो बहुत ही स्किलफुल आदमी है, जिसकी स्किल्स पे आप एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर भरोसा करके अपना पैसा लगा सकते हो ताकि आपका पैसा ग्रो हो सके। फिर अगला कंसेप्ट है शार्प रेशो। शार्प रेशो का जो मतलब है वो क्या है, इट इज अ मेट्रिक विच इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट सच एज म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो। इट कैलकुलेट्स, ये कैलकुलेट क्या करता है, द एक्सेस रिटर्न, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन जो आपने इन्वेस्ट किया उसमें से जो रिटर्न मिला है एंड द रिस्क फ्री रिटर्न। अब इंडिया के अंदर रिस्क फ्री रिटर्न क्या है, FD 7% का जो इंटरेस्ट है वो रिस्क फ्री रिटर्न रहता है। यानी कोई बंदे को कुछ भी नहीं मालूम है तो पैसा कहाँ डालता है, बैंक FD में। लाख रुपए बैंक FD में डाले, हर साल 7% का रिटर्न मिलेगा, तो अगले साल लाख रुपए के हो जाएंगे 1,07,000 रुपए। तो यहाँ पे तो आपको कोई झंझट नहीं है, आराम से बैंक में अगर पैसा रखोगे तो 7% का एनुअल इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, FD में मिलने वाला है, ओके। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे भी हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये जो बोला जाता है ये म्यूचुअल फंड सही है, उसके नीचे जो टैगलाइन बोली जाती है ये क्या है, म्यूचुअल फंड सही है लेकिन मार्केट अगर गिरेगा तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी गिरेगी। तो रिस्क लेके अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको जो एक्सेस रिटर्न मिलते हैं ना एज कंपेयर टू द रिस्क फ्री रिटर्न, तो वो होता है शार्प रेशो। यानी एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो शार्प रेशो है वो 1.2 का है। इसका मतलब है इट गिव्स हायर रिटर्न्स फॉर द रिस्क टेकन। मैंने रिस्क लेके जो इन्वेस्ट किया इनटू द म्यूचुअल फंड और FD में नहीं गया,
तो यहाँ पे इसका शार्प रो पॉजिटिव होने की वजह से, एक से ज्यादा होने की वजह से जो मुझे 0.2 का एक्स्ट्रा गेन मिल रहा है, यानी कि 2% का एक्स्ट्रा गेन मिल रहा है, तो इसको जब मैंने कैलकुलेट किया वो है मेरा शार्प रेशो। हर एक स्टॉक का शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो और जेनसेन अल्फा का जो रेशो है वो हर एक म्यूचुअल फंड का होता है। अगर आपने ऑलरेडी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसमें ये सब चीजें कैसी चल रही है, क्या चल रही है, वो एकदम गूगल पे जाके सर्च करो। और अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने खुद के लेवल पे, खुद की पोर्टफोलियो पे, खुद की इन्वेस्टमेंट पे मेहनत की है, रिसर्च की है। फिर अगला आता है ट्रेनर रेशो। ट्रेनर रेशो का मतलब क्या है? द ट्रेनर रेशो क्वांटिफाइज द एक्सेस रिटर्न अर्न्ड above the risk-free rate adjusted for the systematic risk that is beta of the investment। तो ट्रेनर रेशो क्या करता है मालूम है? आपने पोर्टफोलियो पे जो रिटर्न्स कमाए, आपके जो पोर्टफोलियो के रिटर्न है उसमें से रिस्क फ्री रिटर्न गया, तो ये आपका हो गया शार्प रेशो। तो शार्प रेशो को डिवाइड कर देते उस पर्टिकुलर स्टॉक के बीटा से। तो जब पर्टिकुलर स्टॉक के बीटा से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज योर ट्रेनर रेशो। बीटा क्या होता है अभी सीखा? स्टॉक की वॉलेटिलिटी को कैलकुलेट करता है कि मार्केट के मुताबिक स्टॉक कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो इतना ही समझ के चलो कि ट्रेनर रेशो जितना ज्यादा हाई होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिस्क ले रहे हो वो एफिशिएंट मानी जाएगी, उतनी फायदेमंद मानी जाएगी। दैट इज ट्रेनर रेशो। तो इसी के साथ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स क्या होते हैं वो हमने डिटेल में देखा। अब बढ़ते अगले कंसेप्ट की तरफ जो वीडियो का लास्ट कंसेप्ट है, विच इज बेसिक बिहेवियरल बायसेस इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बायस क्या होता है? बायस का मतलब है कि एक ही चीज को पकड़ के रहना और उसी की तरफदारी करना, भले वो राइट हो या रॉन्ग हो, दैट इज बायस। रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझाऊं। आपका कोई दोस्त है, आप दोनों बाइक पे कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे कोई ऑटो वाले को आपने ठोक दिया, आप लोग का झगड़ा हो गया आपके दोस्त का, भले गलती आपके दोस्त की है, ऑटो वाला और आपके दोस्त का झगड़ा चल रहा है, लेकिन आप किसकी साइड लोगे? आपको पता है आपका दोस्त गलत है, लेकिन आप साइड किसकी लोगे? आपके दोस्त की, क्योंकि वो दोस्त तो आपका है ना। रिक्शा वाला कौन है? आपका क्या है? स्ट्रेंजर है आपके लिए। तो भले आपका दोस्त गलत है लेकिन आप आपके दोस्त की साइड ही लोगे। सो दिस इज बायस, कि कुछ भी हो जाए मैं ये चीज को पकड़ के रहूंगा, दैट इज माई बायस टुवर्ड्स दैट। सो इन्वेस्टमेंट में बायस का बहुत बड़ा रोल आता है कि आपको लग क्या रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसेस होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स, हर एक इन्वेस्टर जो है दुनिया में जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब कोई ना कोई कैटेगरीज में आते हैं जो बायस को फॉलो करके अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और इनके जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये कहा ना कहा वो बायस पे, वो सोच पे, वो जो उनकी विचारधारा है उस पर बेस्ड होते हैं। सो वैसे तो बहुत टाइप के बायसेस है, लेकिन जो फेमस है वो ये पहला लॉस एवर्जन बायस है। लॉस एवर्जन में वैसे लोग आते हैं जिनको प्रॉफिट कमाने की खुशी से ज्यादा लॉस करने का गम होता है, भले ही वो लॉस छोटा भी हो। समझो एक बंदे ने 100 रुपए 2 जगह पे इन्वेस्ट किए, एक जगह पे 100 रुपए इन्वेस्ट किए, वहां पे उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दूसरी जगह पे उसने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, वहां पे उसको 8 रुपए का नुकसान हो गया। तो ओवरऑल देखोगे तो उसने 2 रुपए कमाए हैं, लेकिन वो 10 रुपए जो इसने यहाँ पे कमाए ना पहले केस में, वहां पे उसको जितनी खुशी हुई थी उससे कई ज्यादा गुना उसको दुख हो गया है ये 100 रुपए पे, जहाँ पे इसने 8 रुपए गवाए हैं। सो लॉस का दुख जब प्रॉफिट की खुशी से ज्यादा होता है लोगों को, दैट इज लॉस एवर्जन बायस। ये सब कंसेप्ट देखो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसा इसका एप्लीकेशन हर जगह होता है लेकिन ये साइकोलॉजिकल है, ये नंबर्स गेम नहीं है। दिस इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, नॉट द क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। फिर एक और बिहेवियरल बायस आता है, वो है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी यानी कि भेड़ चाली करना। सब लोग को स्टॉक को खरीद रहे तो आप उस स्टॉक को खरीद लेते हो, सब लोग वही स्टॉक को अगर बेच रहे तो आप उसी स्टॉक को बेच देते हो। इसमें आपकी खुद की रिसर्च कोई नहीं होती, खुद की मेंटेलिटी, जो खुद का डिसीजन हो, कुछ नहीं होता। लोग क्या कर रहे हैं, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हो जाता है आपको, इसलिए आप जब सब खरीद रहे तब खरीदते हो, जब सब बेच रहे तब बेचते हो। और ऐसे इन्वेस्टर्स मार्केट में कुछ पैसा नहीं बनाते, भले लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहे या शॉर्ट टर्म में रहे। पैसा वही आदमी बनाता है जो पेशेंस के साथ एक जगह अच्छी कंपनी में टिक के रहे, लॉन्ग टर्म के लिए रहे, वो वेल्थ बनाता है, वो पैसा बनाता है। अगर इधर उधर भागते रहोगे कंटिन्यूसली तो कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके ग्रो करने का चांस ही नहीं दोगे तो पैसा कैसे ग्रो होगा? और ऐसे ही लोग फिर मार्केट को गाली देते हैं। और फिर अगला टाइप का जो बिहेवियरल बायस है वो एंकरिंग आ जाता है। इज अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी टू फिक्सेट ऑन अ स्पेसिफिक नंबर और वैल्यू एंड देन मेक सब्सिक्वेंट जजमेंट्स और डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट एंकर इवन इफ इट्स नॉट अ गुड बेंचमार्क। ये सब लोग करते हैं, A to Z सब लोग करते हैं, जितने बड़े बड़े वैल्यूटर्स बैठे हैं वो भी ये सब कर ही लेते हैं। एक चीज आती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है, बिना सोचे समझे खाली आपको ऐसा लगता है, किसी ने बोल दिया तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक इतने पे तो जाएगा, तो अब वो स्टॉक आप उतने पे ही बेचोगे। समझो आपने एक स्टॉक 500 रुपए पे लिया है और किसी ने आपको बोल दिया अरे ले ले डबल हो जाएगा, 1000 रुपए तो पक्का होएगा, तो आपके मन में ये चीज आ गई, एक अमाउंट एंकर हो गया। एंकर क्या होता है? खोद के रखना। जैसे जब शिप आती है तो वो अपना एंकर बाहर निकालती है और उसको रेत में खोद देती है, तो अब शिप हिलेगी नहीं।
उसको धंसा दिया है जमीन में। तो आप वो जो 500 से 1000 रुपए वाला चीज है, जो 1000 रुपए स्टॉक होने वाला है, वो थॉट आपके दिमाग में एंकर हो गया। तो अब वो स्टॉक 500 रुपए पे आपने लिया, वो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कंपनी लॉस मेकिंग हो गई, 500 से आगे 200 पे, तो आप यहाँ पे बेच नहीं रहे हो ये सोच के कि 1000 तो जाएगा ही ना। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में नंबर फिक्स हो चुका है कि कुछ भी हो जाए स्टॉक तो 1000 रुपए जाएगा ही। स्टॉक मार्केट में नथिंग इज फिक्स, नथिंग इज गारंटेड। जहाँ पे गारंटेड भी बोला जाता है ना कि फिक्स रिटर्न मिलेंगे, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, वहां पे भी रिस्क तो होता ही है। मार्केट में कुछ भी रिस्क फ्री नहीं है, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, हैव अ रिस्क एसोसिएटेड विद इट। तो इसलिए ये एंकरिंग बायस यही होता है, जहाँ पे बहुत से इन्वेस्टर्स बड़े लेवल पे होने दो छोटे लेवल पे होने दो, उसको नेग्लेक्ट करके वो अमाउंट जो एक आंकड़ा उनके दिमाग में उसको ही फॉलो करते रहते हैं और एट देन बड़े लॉसेस झेल लेते हैं। मार्केट में देखो इन्वेस्टिंग की स्किल्स तो चाहिए, यू नीड टू हैव प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द साइकोलॉजिकल माइंडसेट कि आपकी सोच कैसी है मार्केट को लेके। जिस बंदे का मेडिटेशन करके, जिस बंदे का दिमाग शांत रहता है ना, बंदा एक अच्छा इन्वेस्टर बन जाता है, बिकॉज ही नोज व्हाट टू डू व्हेन द मार्केट इज इन पैनिक सिचुएशन। जैसे पिछले 4 महीने में मार्केट गिर रही है, समझदार आदमी ने जनरेशनल वेल्थ बनाने का काम कर दिया रहेगा इन द लास्ट 4 मंथ्स, कि उसको पता है मार्केट विद टाइम तो उठेगा ही, तो मार्केट जितना गिर रहा है ऐसे इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इफ यू इनटू द मार्केट, सो आपकी जो माइंडसेट है, जो साइकोलॉजी है, वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू योर फाइनेंशियल स्किल्स। ओके, अब इसके बाद लास्ट में मैंने पर्ल्स ऑफ विजडम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट गुरुज ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखे। तो 10 जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जैसे वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, बेंजामिन ग्राहम, चार्ली मंगर है, जॉन सी बोगल है, राकेश झुंझुनवाला जी है, जॉर्ज सोरस है, हॉवर्ड मार्क्स है, फिलिप फिशर, सेथ कॉलमैन, फील्ड के एकदम मजबूत लोग हैं जो गॉड्स है ये फील्ड के। उन्होंने क्या एडवाइस दी एज अ to an individual investor, to an individual student, to a retail investor, to the finance community, to the financial world, वो मैंने इधर आपके लिए लिस्ट आउट किए। एकदम डिटेल में देखना, एक एक को पढ़ना, एक एक को समझना, और उसमें क्या लेसन दिया है उसके बारे में भी नीचे लिखा है। इसको प्लीज ध्यान से पढ़ना, इसको समझना, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर फाइनेंशियल जर्नी। तो वीडियो का कंक्लूजन क्या निकल के आता है, ये वीडियो का मॉरल क्या निकल के आता है? इन्वेस्टिंग इज अ मिक्स ऑफ नॉलेज, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। कीप लर्निंग, स्टे इन्वेस्टेड एंड मैनेज योर रिस्क वाइजली। किस तरह के रिस्क होते हैं सारा इन डिटेल देख लिया है, किस तरह कैलकुलेट होता है, ट्रेनर रेशो, शार्प रेशो, जेनसन अल्फा, सब इन डिटेल देखा है। तो भी कोई भी क्वेश्चन है सो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।